गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रथम पेपर विश्व के प्रमुख संविधान की सीरीज़ में आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे पहले हमने ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन किया था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण संविधान है, अपने सिलेबस में 5 संविधान यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित हैं। पता ही है आपको, ब्रिटेन का, अमेरिका, फ्रांस, चीन और स्विट्ज़रलैंड। इसी श्रृंखला में दूसरा जो महत्वपूर्ण संविधान है जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को करना है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इससे पहले हमने जो ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया था, वो संविधान और अमेरिका का संविधान, दोनों संविधान अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने बनाने के प्रावधान में, संविधान निर्माण के तरीके में एंटायरली डिफरेंट हैं। जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हैं, उनके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम अमेरिका के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में लगभग आप सभी विद्यार्थीगण जानते हैं। उपमहाद्वीप, जो पश्चिमी गोलार्ध वाला जो पृथ्वी का जो नक्शा है, आप विश्व का नक्शा जब देखते हैं, मैप, तो पश्चिमी गोलार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। पूरा उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के लिहाज से संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया की महाशक्ति में शामिल है। तो अमेरिका का क्षेत्रफल जो है 98,26,629 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या भी लगभग 28 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ जो है लगभग सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। राष्ट्रीयताओं के हिसाब से 143 राष्ट्रों के निवासी अमेरिका में निवास कर रहे हैं। तो अमेरिका निश्चित रूप से बहुत विविधताओं वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का जो निर्माण है वो 1789 में हुआ, यानी 1789 में। एकदम से ऐसे नहीं हुआ कि वही मन करा और संविधान बना दिया, ऐसा नहीं। यहाँ का संविधान विकास का परिणाम है और 150 वर्षों का इतिहास इसके साथ है। और तो जिसके अंतर्गत यूरोप से लोग अमेरिका जाकर के बसे, फिर स्वतंत्रता की घोषणा हुई, फिर संविधान का निर्माण हुआ, तो औपनिवेशिक युग था, फिर स्वतंत्रता की घोषणा हुई, फिर एक कन्फेडरेशन का निर्माण हुआ। इन लोगों ने, स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के एक राज्य बनाया जो अमेरिका बना, और उसके बाद वहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया। वर्तमान संविधान की जब हम बात करते हैं तो ये विश्व का पहला संविधान है जो कि लिखित रूप से उपलब्ध है। इससे पहले अमेरिका का मतलब कोई भी संविधान विश्व का लिखित नहीं था। तो 1789 में अमेरिका के संविधान को लिखित रूप प्राप्त हुआ, जैसा हम उसको देख पा रहे हैं। फ्रांस के राजनीति शास्त्री डी टॉकविले कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। यह विश्व का सर्वाधिक सरल और संक्षिप्त संविधान है। इसमें आवश्यक स्पष्टता भी है। ग्लैडस्टोन ने तो कहा था कि एक मानव जाति की एक आश्चर्यपूर्ण कृति है। लेकिन फिर भी अब हम जब संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता अमेरिका के संविधान की ये है कि ये निर्मित और लिखित संविधान है और इसका कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ है जैसे इंग्लैंड में हुआ था
इसका कोई वैसा नहीं है कि ये परंपराओं, रीति रिवाजों या ऐसे आधारित है। इसका फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ और वहाँ पर इसके ऊपर चर्चा हुई। निश्चित समय में इसको बनाया गया। हालांकि सभी चीज़ों का विकास का इसमें योगदान है, लेकिन संविधान की अधिकांश धाराएं और इसका मूल ढांचा लिखित है। और चूंकि लिखित संविधानों की उपयोगिता को अमेरिका के संविधान ने स्पष्ट किया है, इसलिए इसके बाद विश्व के लगभग सभी देशों में लिखित संविधान की परंपरा को अपनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च एवं प्राचीन है। दूसरी विशेषता ये है कि ये सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जितने भी लिखित संविधान हैं उसमें सबसे छोटा है। सबसे छोटे का मतलब, मेरे का कहने का मतलब है कि केवल 4000 शब्द हैं जो 10-12 पन्नों में आ जाते हैं और सिर्फ आधे घंटे में इसको पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। और भारत का तो आपको पता ही है कि 395 अनुच्छेद और 112 अनुसूचियाँ हैं। इन्होंने, अमेरिका का संविधान संक्षिप्त इसलिए भी है कि इन्होंने सभी बातों को लिखित और स्पष्ट करने के बजाय उनको भविष्य के ऊपर छोड़ दिया और इसलिए जो है आवश्यकता के अनुसार उसमें होता रहे, तो इसका आगामी विकास के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। तीसरी विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के ऊपर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता के आधारित से मतलब ये है कि यहाँ के संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, शांति की प्राप्ति, प्रतिरक्षा की व्यवस्था और इन सब मतलब जो डैश 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 बहुत सारे जो काम हैं इनके लिए है अमेरिकी संविधान को अपनाते हैं। तो अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इसको अमेरिका के जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है और जनता के द्वारा ही अंतिम शक्ति जनता को ही प्रदान की गई है, इसलिए लोकप्रिय संविधान कहा गया है। लोकप्रिय शब्द का मतलब ये है कि अंतिम शक्ति जनता में निर्धारित है या निहित है, तो इसको लोकप्रिय संप्रभुता कहा जा सकता है। किसी बाहरी सत्ता ने उनके ऊपर लागू नहीं किया है, उनके अपने लोगों ने अपने लिए ही इसको लागू किया है। इसके बाद में चौथी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा जो संविधान बनाया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च संविधान है। वहाँ पे ना तो राष्ट्रपति, ना व्यवस्थापिका, ना कार्यपालिका, ना राज्य की इकाइयाँ, कोई भी इसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वहाँ के अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि संविधान के द्वारा बनाए गए सभी कानून, अमेरिका की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्थाएं, अगर वो संविधान के विरुद्ध हैं तो वो अवैध समझी जाएंगी। तो व्यवहार में अमेरिका के लोग संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना दुनिया में और लोग नहीं रख पाते हैं, ऐसा केसी वियर कहते हैं। इसके बाद में बात आती है कि कठोर संविधान की। कठोर संविधान का मतलब ये होता है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि साधारण कानून प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया संविधान संशोधन हेतु जब अपनाई जाती है तो उसको कठोर संविधान कहा जाता है। अर्थात जिस प्रक्रिया से सामान्य कानून बनाए जाते हैं उस प्रक्रिया से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के लिए अलग से विशिष्ट प्रावधान बनाए जाते हैं और इस तरह के संविधान को कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा गया है। तो अमेरिका का संविधान पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर है ही, लेकिन व्यवहार में भी उतना ही कठोर है। यहाँ पे संविधान संशोधन को किया जाना बहुत अधिक
कठिन है। इस बात का उदाहरण है कि अमेरिका के पिछले 200-250 वर्षों के इतिहास में केवल और केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। कितने? 27। इनमें से 10 तो वो थे जो संविधान निर्माण के तुरंत बाद उन्होंने मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान करने के लिए शामिल किए थे। तो 10 और एक तरीके से आप बाद में देखें तो इसके बाद 17 ही और हुए, तो केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं जो ना कि बराबर हैं। यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और उस प्रक्रिया के तहत उसके कई नियम हैं कि किस तरह से प्रस्तावित है, पुष्टि है, ये है, वो है। तो अपन इसके ऊपर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगली जो इनकी विशेषता है वो है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है संघात्मक शासन से पहले अपन बात करेंगे गणतंत्र की स्थापना। देखिए, अमेरिका का संविधान गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब हमने आपको प्रथम वर्ष में भी बताया था, अब फिर दोबारा हम बताएंगे कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे शासनाध्यक्ष वंश परंपरा से नहीं आकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा अगर निर्वाचित होकर के पद प्राप्त करता है तो ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। तो अमेरिका का संविधान में गणतंत्र है। इसका मतलब है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति या जो अध्यक्ष है, लोकतंत्र है, वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह से वंश परंपरा से नहीं आता है। वो जनता के द्वारा निर्वाचित है और निर्वाचित होकर ही वो अपने पद को ग्रहण करता है। इसके अलावा जो वहाँ के राज्यों की जो इकाइयाँ हैं वहाँ भी गणतंत्र है और संविधान के 4थे अनुच्छेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार प्रत्येक इकाई में भी गणतंत्र की स्थापना की गारंटी देगी, अर्थात वंश परंपरा के आधार पर यहाँ पे शासनाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी। तो ये है। इसके बाद में संघात्मक शासन व्यवस्था। 19 फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में 13 प्रमुख राज्यों का, जिसके तहत अमेरिका में संयुक्त राज्य संघ की स्थापना की गई थी। 1787 में एक कन्फेडरेशन, क्योंकि यहाँ के संघ को कन्फेडरेशन नाम दिया गया है और कन्फेडरेशन का मतलब होता है ढीला ढाला संगठन। तो इसके बाद में ये जो है 13 मुख्य राज्यों ने मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। नाम भी इसका इसीलिए संयुक्त राज्य पड़ा है। अब इसमें 13 से संख्या बढ़कर हो गई है 50। अब अभी आज की तारीख में अमेरिका में इकाइयों की संख्या है 50। तो 1789 में जहां अमेरिका में 13 संघ थे, आज नवीन राज्यों में उसमें प्रवेश किया तो अब इनकी संख्या 50 हो गई है। तो जितने भी संघीय राज्य की विशेषताएं होती हैं वो सभी अमेरिका के संविधान में विद्यमान हैं। सबसे पहला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में शक्ति विभाजन होना चाहिए। तो ये अमेरिका के संविधान में संविधान के द्वारा किया गया है। ये अनुच्छेद 1 के उपभाग 8, 9 और 10 में है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता केंद्र और राज्य दोनों के लिए, इसको भी स्वीकार किया गया है। ये अनुच्छेद 6 में वर्णित है। तीसरा, कठोर संविधान यहाँ पे अपनाया गया है। और चौथा, अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई संवैधानिक विवाद उठ खड़ा होता है तो उसको सॉल्व करती है, उसका हल निकालने का प्रयास करती है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता, इसके अलावा संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को भी अपनाया गया है। अमेरिका में राज्यों की शक्तियां मौलिक हैं, जो कि केंद्रीय सरकार ने नहीं प्रदान की हैं और बल्कि संविधान के द्वारा वर्णित हैं। संघीय व्यवस्था के इस लक्षण को हम बाद में अध्ययन करेंगे। 8वां जो विशेषता है वो है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की
स्थापना। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से मतलब ये होता है कि लोकतंत्र दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जनता जहाँ स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है, नियम कायदे कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है। ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में पाई जाती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं, जबकि दुनिया के और शेष भागों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था और शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े राज्यों में संभव नहीं हो पाता, इसकी व्यवहारिक समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, इसलिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अमेरिका में अपनाया गया है। लेकिन अब फिर भी अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं, जैसे रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, अर्थात लोक निर्णय, प्रारंभक और प्रत्यावर्तन को भी अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम की व्यवस्था कुछ प्रमुख प्रश्नों के ऊपर की गई है, और इस तरीके से जनमत संग्रह का कई मुद्दों के ऊपर यहाँ पे है। तो लेकिन फिर भी उस तरह का नहीं है जैसा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसलिए फिर भी अमेरिका में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना है। अगली विशेषता है इनकी न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है कि सर्वोच्च स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय जिसका काम संविधान की व्याख्या करना और रक्षा करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। ब्रिटेन में जहाँ पर संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। और संविधान क्या है, संविधान क्या कहता है, ये कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? ये सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करेगा। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक कानून को, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया हो, चाहे कांग्रेस के द्वारा बनाया गया हो, चाहे राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया हो, उनके कानून और कार्य दोनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहते हैं। अमेरिका के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थिति बहुत सशक्त है और शायद विश्व में सर्वाधिक सशक्त न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय अगर कहीं है तो वो अमेरिका के संविधान में है, क्योंकि कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगली विशेष व्यवस्था है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। संसदात्मक ब्रिटेन में है, अपने भारत में है। तो और अब दूसरी जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक है। ये अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, क्योंकि अमेरिका के जो दर्शन निर्माता थे लॉक और मोंटेस्क्यू, इनसे प्रभावित थे और उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाते हुए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये खास बात है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका के मेंबर व्यवस्थापिका की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं और इनका कार्यपालिका के मेंबरों का व्यवस्थापिका का सदस्य होना भी नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, आवश्यक होते ही नहीं हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अलगाव होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका को समय से पहले भंग भी नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि दोनों का अपना अपना कार्यकाल सुनिश्चित है, स्पष्ट है। समय से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी तरीके से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक दूसरे को
नहीं हटाया जा सकता। कार्यपालिका का प्रधान निश्चित होता है, निश्चित गतिविधियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक तरीके से वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक और वास्तविक प्रधान है और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वो निर्वाचित होता है और निर्वाचित होने के बाद में वो अपना सब कुछ लेता है। तो कुल मिला के वहाँ की व्यवस्थापिका से वो स्वतंत्र रहता है। वहाँ के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों ही कांग्रेस की किसी भी कार्यविधि में शामिल नहीं होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित नहीं कर सकती है। इसके बाद जो विशेषता है वो है सीमित शासन का सिद्धांत। इस सीमित शासन का सिद्धांत की चर्चा मैं एक पहले वीडियो लेक्चर में कर चुकी हूँ, जहाँ पे शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण का सिद्धांत इसमें आता है। इसका ये है कि शक्ति को इन्होंने सीमित किया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की अपनी अपनी शक्तियाँ इन्होंने निर्धारित की हैं और तीनों ही अंग, शासन के तीनों ही अंग एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता, शक्ति पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता और अधिकार पत्र की व्यवस्था, इन सब बातों का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, जिससे कोई भी सरकार अनियंत्रित शासन के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। इसके बाद में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। हालांकि मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन इन्होंने संविधान लागू होने के तुरंत बाद जो है 1791 में 1791 में इन्होंने 10 संविधान संशोधन करते हुए 10 मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान प्रदान किया। एक तरीके से अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने कि मौलिक अधिकारों को लेखबद्ध करते हुए संविधान में स्थान प्रदान किया है। ये अमेरिकी संविधान की मुख्य देन मानी जाती है। इसका अनुकरण बाद में आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य देशों के द्वारा भी किया गया है। तो इसमें वही जितने भी मनुष्यों के लिए आवश्यक होते हैं, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की, प्रेस की स्वतंत्रता, आज़ादी की स्वतंत्रता, धर्म अस्त्र शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संपत्ति, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद में आते हैं अपन अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को एक तो 2 नागरिकता प्राप्त होती है, एक अमेरिका की खुद की और दूसरी संबंधित राज्य की। तो ये दोहरी नागरिकता है। जैसे अगर व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है तो उसकी नागरिकता, उदाहरण के लिए वो न्यूयॉर्क का नागरिक है तो एक तो न्यूयॉर्क और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान जो है पूरी तरीके से पश्चिमी जो विचारधारा है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। इसको अपन पूंजीवाद भी कह सकते हैं या उदारवाद भी कह सकते हैं। इस पूरे दर्शन पर व्यक्ति को केंद्र बिंदु रखा गया है। व्यक्ति को अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक माना गया है और एक स्वतंत्रतावादी, पूरी आर्थिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रताओं पर विचार करते हुए व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। स्वतंत्र आर्थिक नीति को यहाँ पर अपनाया गया है। तो इसलिए हालांकि इसकी आलोचना भी करते हैं कि अमीरों का पोषक है और ये है और वो है, लेकिन अमेरिका का संविधान जो आज अमेरिका उन्नति के उच्चतम पायदान पर है, तो वहाँ के लोग मानते हैं कि ये हमारे व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित होने के कारण है। अगली जो विशेषता है वो है कि अमेरिका के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है। ये वो इसलिए नहीं है कि अपन ने पढ़ा कि ये सर्वाधिक विश्व का संक्षिप्त संविधान है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी बातों को समय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि, और जहाँ मतलब धीरे से भारत में तो हर छोटी से छोटी बात को संविधान में लिखा है और बहुत व्यापक चीज़ से उस संविधान में लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन अमेरिका में उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। जैसे बैंक, शिक्षा, बजट, राजनीतिक दल, सभी चीज़ों के बारे में छोड़ दिया है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या हैं ये भी नहीं बताया है और शक्ति विभाजन के संदर्भ में भी बहुत सारी बातों को समय में छोड़ दिया है।
मुनरो का ये मानना है कि अमेरिका का संविधान की विशेषता इसलिए भी बहुत खास है कि यहाँ पे बहुत सारी बातें छोड़ दी गई हैं जो आप समय अनुकूल, परिस्थितियाँ अनुकूल आप उसमें परिवर्तन कर सकें। आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो करके आप आवश्यकता अनुकूल उन बातों को कर सकें। 16वां जो पॉइंट है अगला, वो है शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। ये अमेरिका के संविधान की अंतिम और सबसे अधिक विशिष्टता है कि अमेरिका का संविधान शक्ति विभाजन, नियंत्रण, संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अमेरिका के जो संविधान निर्माता हैं वो सीमित सरकार की स्थापना करना चाहते थे और वो चाहते थे कि शासन इतना शक्तिशाली ना हो कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं को आघात पहुंचाए। इसलिए उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई। इसलिए उन्होंने 10 संशोधन करे, मौलिक अधिकार प्रदान किए और इसलिए उन्होंने जो है शक्ति विभाजन का संतुलन रखा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना करके रखें और तीनों कार्य अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। तो ये अरस्तु के टाइम से है। फिर मॉन्टेस्क्यू एक प्रमुख विचारक हुआ जिसने शक्ति विभाजन और नियंत्रण का सिद्धांत जो है वो लागू किया था और अमेरिका के संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इस चीज़ को अपने संविधान पर करने का प्रयास किया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब इन्होंने संविधान निर्माता की बात की तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत को इन्होंने मुख्य रूप से लिखा। फाइनर ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्ति पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध तैयार किया गया। इस संविधान पर इस सिद्धांत पर बनने वाला अमेरिका सबसे प्रसिद्ध राज्य शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जब हम अमेरिका के संविधान की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है ना, उसमें लिखित संविधान, सीमित शासन का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं जैसी बातों को अमेरिका के संविधान में कार्य रूप प्रदान किया गया। अमेरिका के संविधान में हालांकि 2 विशेषताएं हैं, कोई बहुत ज़्यादा नवीन नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात से वो मौलिक संविधान के रूप में माना जा सकता है कि सबसे पहले दुनिया में लिखित संविधान अपनाया गया, सीमित शासन का सिद्धांत अपनाया गया, संघीय शासन का सिद्धांत अपनाया गया, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई और मौलिक अधिकार जैसी बातों को अमेरिका के संविधान में ही कार्य रूप प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्शन और राज्य संबंधी जितनी भी अवधारणाएं हैं उनकी अमेरिका के संविधान की देन विश्व के संविधानों में राजनीति व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और अध्ययन की दृष्टि से अमेरिका का संविधान राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ज्ञानवर्धक है। इसका अध्ययन आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।